सबसे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था संवैधानिक सभा का और संविधान का? मतलब लोग खिलाफ इसलिए भी थे क्योंकि जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के, जिन्होंने संविधान बनाया वो ज्यादातर कहां से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, पहला। दूसरा, सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस या फिर किसकी चली थी, वो थी वकीलों की। यदि आप इतिहास उठा के देखोगे, उन सदस्यों के बारे में थोड़ी बहुत भी प्रोफाइलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी सदस्य थे ये सारे वकील, ठीक है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा जाता है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे। जितने भी सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे, ठीक है। और क्या थी बात, ये लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका ये रहा था, ठीक है। तो ये मेन से स्पेसिफिक का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 5 पॉइंट्स तो आपको लिखने हैं, लिख लोगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के सदस्यों के नाम भी लिखिए, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और दो चार जो मेंबर्स हैं वो याद रख लेना, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और गुड कृष्णमचारी, और ठीक है, दो चार मेंबर्स, ठीक है। भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे? भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे? क्या मुद्दे थे? ठीक है, और नागरिकों की सुरक्षा और बताओ बताओ, संप्रभुता, अखंडता, ठीक है। क्या क्या ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बेसिस ही तो था जो हम प्रीएम्बल में पढ़ते है ना, प्रस्तावना, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, है ना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है जैसे 2008 में आया था, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, ठीक है। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक पॉइंट को मेंशन नहीं करना है। रेगुलेटिंग एक्ट का बेसिक पॉइंट क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया था, फिर आप पिट्स इंडिया एक्ट में के बारे में लिख दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड लिख दो, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। मूल्यांकन कीजिए मतलब एनालिसिस, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली मतलब फंक्शनिंग, फंक्शनिंग कैसी थी भाई? इसमें बहुत सारी मेजर कमेटी थी, माइनर कमेटी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इतनी मुस्लिम लीग की सीट्स थी, इतनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स थी, ठीक है। इस एक्ट से ये लिया गया था। तो बेसिकली आपको अपना एक एनालिसिस देना है, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था विद इन कमेटी का, ठीक है। ये मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका थोड़ा बहुत जो भी आपको डेटा याद है उसको आपको लिखना है, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे तथा उनके समाधान किस प्रकार किए गए? संविधान सभा के मुद्दे हमने पढ़ लिए। संविधान सभा के मुद्दे क्या थे? बहुत सारे थे। पार्टीशन था, राजा रजवाड़े थे, और कौन सी चीजें थी? भाई सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि अंग्रेज जो सेपरेट इलेक्टोरेट देखे गए थे, कम्युनल हार्मोनी करके गए थे, अवार्ड देके गए थे, भाई उनको एकत्रित करना था, ठीक है। दूसरा अखंडता, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान, उस चीज को उस बहुत बड़े चैलेंज पे भी हम लोगों को सामना करना था। तो ये बेसिक मतलब एक टाइमलाइन बना के चलना आंसर करने से, बनाने से पहले देखो, जब भी आप आंसर लिखो
सबसे पहले आपका जो कोई भी आंसर होता है उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पृष्ठभूमि। अब जो पृष्ठभूमि है बेटा वो बताता है आपका क्या इतिहास, मतलब थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट से आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आंसर को, ठीक है। दूसरा, अब बॉडी, बॉडी मतलब जो आपकी मेन आंसर बॉडी है, मेन आंसर बॉडी में क्या होगा बेटा, कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मूल्यांकन करना मतलब एनालिसिस करना, मतलब एनालिसिस मतलब कुछ बताना, किसी चीज के बारे में कुछ बताना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, टर्म समझना, ठीक है। फिर दूसरी चीज होती है एग्जामिन। एग्जामिन आता है, एग्जामिन मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ा ज्यादा बता दो, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं आंसर राइटिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला वर्ड सुना है, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड से डिसाइड होता है कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्रिटिकल एग्जामिन में आपको दो चीजें बतानी है, एक तो उस चीज की पॉजिटिव साइड और एक उस चीज की, ठीक है। लास्ट आपकी चीज आती है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। कंक्लूजन में आप लास्ट ये लिख सकते हो कि चीजें कैसी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वे फॉरवर्ड में। ये नोट डाउन कर लो, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ये मेन आंसर बॉडी आपको ऐसे लिखनी है। अब ये सारी चीजें आप कैसे लिखोगे, जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। अब ऐसी क्वेश्चन बन सकता है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा के बारे में नेगेटिव बात क्या थी, संविधान सभा के बारे में पॉजिटिव बात क्या थी, ठीक है। उनके मेंबर्स की क्या विशेषताएं थी, हमारे मेंबर्स जो थे वो अगर मैं लोगों के बीच कहूं वो बहुत ज्यादा फेमस थे, एक ट्रस्ट था, विश्वास था, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे जो मेंबर्स थे या सदस्य थे संवैधानिक सभा के, उन लोगों ने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सबसे बड़ा ट्रस्ट का फैक्टर तो दूसरा बन गया ना। अगर जो इंसान आपके देश की आजादी की लड़ाई के लिए खून पसीना एक कर रहा है तो लोगों के हिसाब से उसी इंसान को संविधान सभा में बैठ के भारत स्वतंत्र भारत के संविधान बनाने का अधिकार था, ठीक है। ये फॉलोइंग पॉइंट हो गए, एनालिसिस, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। लिख लिया, जूम कर दूं, अब दिख रहा है, नीचे वाला ऊपर लिख देता हूं ना, रुको एक मिनट, ये वे फॉरवर्ड है। अब ये लिख लो, लास्ट पॉइंट लिखते हो आप, वे फॉरवर्ड, ठीक है। दिख रहा है बेटा, वे फॉरवर्ड। अब लिख लो, भारतीय संविधान तीन प्रोसेस में हम उसको डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट्स में। कौन कौन से? पहला पार्ट्स, दूसरा आर्टिकल्स, तीसरा पार्ट्स क्या बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या होता है, टाइमलाइन, टेबल, सब्जेक्ट्स, वेरी गुड।
क्लॉज, और शेड्यूल क्या बताया था? लिस्ट और टेबल्स। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। कल ही हमने देखा था संविधान सभा की विशेषताएं, विश्व का सबसे बड़ा लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथिएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का वर्ल्ड सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन मतलब इसको हमने डॉक्यूमेंट कर रखा है, कोड कर रखा है, सेव कर रखा है, सिंपल सी बात, सेव कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी सारी बुक्स आती है, ये भी आती है, बहुत सारी बुक्स आती है कोडिफाइड फॉर्म में। तीसरा, विश्व के अनेक संविधानों का प्रभाव। कितने देश? मोर देन 60 कंट्री, 60 कंट्रीज हैं। किस कंट्री से क्या सेक्शन लिया, क्या सब्जेक्ट लिया, वो हम आगे देखेंगे। नव्यता एवं अनम्यता का समन्वय, मतलब एक एक करके बोलो, समझ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, नहीं समझ में आया मेरे को। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी कब आती है संविधान में? जब संवैधानिक संशोधन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी इजी है, इस स्टेट की बाउंड्री और इस स्टेट की बाउंड्री, दोनों राज्यों की बाउंड्री डिसाइड करनी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये अधिकार सिटीजन को देने चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। इसको शरणार्थ मतलब रेफ्यूज या असाइलम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। संघात्मक व्यवस्था क्या बताया था? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? दो टाइप की पावर शेयरिंग बताई थी कल, कौन कौन सी? ये यहाँ यहाँ हम कोई फिल्म नहीं देखने आए, यहाँ से आंसर नहीं आते मेरे को। पीछे सारे आप लोग भी आंसर दिया करो, दो चार ही देते हैं बस। वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब सीधी लाइन, यहाँ अगर पावर आ रही है, यहाँ पे पावर कम होती जाएगी। जैसे सेंटर के पास 100 है, स्टेट के पास 80, पंचायत म्युनिसिपैलिटी के पास 30 आ जाएगी। और अगर मैं वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल में बराबर 100% पावर किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर, हमेशा याद रखना, न्याय, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, ये मिलके काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, कोई किसी से सुपीरियर या बड़ा नहीं होता। ठीक है, अगला संसदीय संप्रभुता मतलब Parliament is the ultimate or the supreme body for making laws। मतलब जो हमारा संसद है वही पूरे देश के राष्ट्रीय लॉज है। सॉवरेनिटी का मतलब पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस है, जिसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। सरकार बनाने के लिए आपको लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी मत प्रूव करना पड़ता है, जिसको कहा जाता है, एक वर्ड है याद रखना, फ्लोर टेस्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरकार को फ्लोर टेस्ट में पास होने के लिए कहती है। यदि आपको सरकार बनाना है,
आपको फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है अपनी मेजोरिटी को प्रूव करें। लोकसभा की मेजोरिटी 272 272 प्लस है तो ठीक है, वेलकम, आप सरकार बना सकते हैं। नहीं सरकार बना सकते हैं तो गठबंधन की सरकार बनेगी, कोएलिशन गवर्नमेंट। इसमें प्रेसिडेंट अपनी पावर चला सकता है। यदि कोई टाई हो जाए, टाई मतलब तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, वो अपना मत के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर सकता है। याद रहेगा फ्लोर टेस्ट। अगला, न्यायिक सर्वोच्च तथा समन्वय। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ अपील। ये लाइन लिखना, इसका मतलब बताता हूं क्या है। पहले ये लाइन लिखना, इसका मतलब मैं बताता हूं क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का मतलब क्या है? लास्ट ऑप्शन, एक इंसान के पास जस्टिस के लिए या न्याय के लिए क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट। हर एक इंसान के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है सपोज, है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, फिर आप किसके पास जाओगे? हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट किसने कहा? वेरी गुड, प्रेसिडेंट। न्यूज नहीं पढ़ते ना, दिक्कत ये है, फांसी की सजा हो जाती है। लास्ट ऑप्शन रहता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। यदि प्रेसिडेंट ने फांसी की सजा माफ कर दी तो सुप्रीम कोर्ट इसको कुछ नहीं कर सकता। रिकंसिडरेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है। लेकिन यदि प्रेसिडेंट कहता है कि फांसी डाल दो या उसको उम्र कैद में तब्दील कर दो, वो हो जाता है ना। वैसे होता नहीं है, सबको फांसी मिलती है भाई। फांसी जिसको मिल रही है उसने कोई ना कोई जघन्य अपराध किया होगा। लेकिन जितना मुझे पता है, राजीव गांधी के जो असैसिनेट हत्यारे थे, देखना न्यूज, नलिनी, जिन्होंने मतलब लिट्टे के साथ मिलकर राजीव गांधी को मारा था, उनको शायद प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट की तरफ से माफी मिली थी या सुप्रीम कोर्ट से। एक बार चेक करना। पहला केस मुझे वही लगता है। बाकी जितने भी ये आतंकवादी हैं उनकी फांसी की पिटीशन भी पहुंची थी, प्रेसिडेंट का नहीं भाई। सूली पे चलो, अजमल कसाब हो गया, अफजल गुरु पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट अटैक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। तो ये बहुत सारे केसेस होते हैं, ये आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। ये जो न्यूज आती है ना, फांसी की सजा इसकी माफ हो गई सुप्रीम कोर्ट, ये आपके बेटा कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में या एग्जांपल में यदि आप ये चीज मेंशन करते हो तो आपको आंसर में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। मतलब हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट इनसे भी ऊपर है, इसलिए उसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अपील में आपकी पिटीशन आ सकती है, जनहित याचिका भी आ सकती है, केस भी आ सकता है, और ट्रांसफर भी होते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर हाई कोर्ट इस केस को सुलझाने में अनसक्सेसफुल है, या हो सकता है पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट पे दबाव बनाया जा रहा है, तो केसेस भी ट्रांसफर होते हैं। समझ में आया? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका बताई थी। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरे लेवल पे हाई कोर्ट, तीसरे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्वतंत्र न्यायपालिका डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है भाई। जुडिशरी का काम ही है संविधान का पालन करवाना, संविधान को चेक करना, और टाइम आने पर संविधान में क्या चीज ऐड करनी है, क्या संशोधन करना है, वो काम करना। एकल नागरिकता है सिंगल सिटीजनशिप।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट कमीशन, यूपीएससी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और भी है आपकी नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बॉडीज है संवैधानिक, त्रिस्तरीय सरकार, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक, डीपीएसपी। ये हो गया था। अब आ जाओ बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कल ही मैंने बताया था आपको, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है रिटन और अनरिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है अनरिटन है? रिटन है, ठीक है। अब लिखित संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये तो हमने पढ़ लिया था, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधानों में शासन के अंग, कार्य, शक्तियों आदि को स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध मतलब कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। भारतीय संविधान में शासन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गन्स मतलब 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेंटर, स्टेट, पंचायत, ये सब मेंशन है भारतीय संविधान में। उनका फंक्शन भी, मतलब कैसे काम करना है, कार्य, सीमा, हैदर भी तय है, मतलब बाउंड्री, कितनी पावर, भाई मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की टेरिटरी के विद इन ही लॉ बना सकती है, यूपी के लिए लॉ नहीं बना सकती, लेकिन सेंटर पूरे देश के लिए कंबाइनली लॉ बना सकते हैं। शेड्यूल 7, ठीक है, आवाज पता है, तभी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंटेड है। किसी भी शंका की स्थिति में संविधान मार्गदर्शन का कार्य करता है। मैंने बताया था यदि कोई भी राज्य सरकार है वो किसी कानून मेकिंग प्रोसेस में, कानून बनाते समय अगर फंस जाती है तो उनके लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं सेवियर या बचाने वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है? आपका संविधान। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे लेकिन वो वर्तमान परिस्थिति में सही नहीं थे, तो उन लॉज को भी हटा दिया गया था। ठीक है, भारत में लिखित संविधान अपनाने के कारण क्या थे? संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। सर्वोच्चता मतलब, मैं इंपॉर्टेंस लिख देता हूं, वैसे तो उसका मतलब सुपीरियोरिटी होता है। देखो, हर विश्व के जितने भी देश है उनका जो बनने का जो प्रोसेस था वो अलग था। इटली का यूनिफिकेशन, इटली देश बना, वो स्थिति अलग थी। फ्रांस एक देश बना, वो स्थिति अलग थी। रशिया एक देश बना, वो स्थिति अलग थी। जर्मनी एक देश बना, वो स्थिति अलग थी। वहां पे इतनी विविधता या डाइवर्सिटी नहीं थी। बट अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इतना बड़ा देश, भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ कितने सारे धर्म, कास्ट, ट्राइब, एथनिसिटी, पॉवर्टी, एजुकेशन भी नहीं थी, और अंग्रेज इतने सालों तक हम पे राज कर रहे थे। उस हिसाब से एक डॉक्यूमेंट को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस या सर्वोच्चता दी, ठीक है, वो जो थी आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शासन के अंगों के मध्य संतुलन एवं सामंजस्य। संतुलन का मतलब बैलेंस प्लस, अभी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में होना चाहिए। देखो, कोऑर्डिनेशन दोनों लेवल्स में होना चाहिए। सेंटर, स्टेट और पंचायत को मिलकर काम करना चाहिए पूरे भारत के विकास के लिए। ऐसे ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को हम भारतीयों को दिक्कत ना है, मिलकर काम करना चाहिए। अब लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया लेकिन एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा। एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन है बताओ? एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते? ये भी बेसिक क्वेश्चन है। लॉ को इंप्लीमेंट तो करता है लेकिन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है? मतलब इसमें देखो, एग्जीक्यूटिव होते बेटा 2 टाइप के,
पहले होते हैं पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, परमानेंट। ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को फोर्स कर अप्लाई करवा रहा है। एग्जीक्यूटिव में पुलिस आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव में तहसीलदार आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में आप लोग जो भी डीएसपी बनना चाहता है, डिप्टी कलेक्टर, वो आ जाओगे। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब ये है राजनीतिक पद। भाई ये तो सरकार के साथ आएंगे और जाएंगे, इनका कार्यकाल रहता है सिर्फ, लेकिन रहता कौन है परमानेंटली? जो मेरिट बेस पे आते हैं, जो एग्जाम देख के आते हैं, हम लोग। लॉ बहुत अच्छा बनाया सरकार ने, लेकिन भैया डिप्टी कलेक्टर साहब ने भ्रष्टाचार कर दिया लाडली बहन योजना में। एग्जाम्पल है, लॉ इंप्लीमेंट हो पाया? कोई हितग्राही है, उसको इंदिरा आवास योजना या आवास योजना के तहत एक लैंड अलॉट हुआ घर के लिए, लैंड पे कब्जा कर लिया, भ्रष्टाचार भी है ना। तो ये काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। लेकिन अगर यही मिलके अगर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के साथ काम नहीं करेंगे, क्या लॉ प्रॉपर अप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है? इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट। भैया सरकार ने लॉ बना दिया, भाई एग्जीक्यूटिव के हाथ में है ना ग्राउंड लेवल पे उसको पूरा करना है या नहीं, है ना? क्योंकि फंड तो इनके पास ही आएगा। भाई फंड रिलीज हो गया सेंटर की तरफ से, स्टेट के लिए आ गया, इस चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि चलो पैसा भी आ गया, चलो डेवलपमेंट करो, और पता चला रोड भी नहीं बनी। तो एग्जीक्यूटिव का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चेक एंड बैलेंस का काम यहाँ पे करती है जुडिशरी और लेजिस्लेचर। भाई सस्पेंड भी तो करेंगे अगर काम नहीं करोगे तो, है ना? सामान्य रूप से संशोधन ना कर पाने की प्रवृत्ति को विकसित करना। सामान्य रूप से संशोधन मतलब आसानी से संविधान में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसके लिए आपको मेजोरिटी, वो तो आगे पढ़ेंगे, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इतनी स्टेट्स को वोटिंग चाहिए। तो हमारा संविधान एक तौर पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, ठीक है? आसानी से इसको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि एक कंसेप्ट आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर। मैं किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर कह दूंगा तो कोई भी सरकार, पार्लियामेंट उस चीज को इजीली बदलाव या चेंज उसमें नहीं कर सकती। सुस्पष्ट मार्गदर्शन करना मतलब, एग्जाम्पल बताओ, किस टाइप का मार्गदर्शन, किस टाइप का मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं? आप जैसे मार्गदर्शन देखो, सपोज बहुत सारी सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, मंदी आ गई, है ना, पेंडेमिक आ गया। अब सेंटर उस समय स्टेट के साथ कैसा काम करेगी? ठीक है, क्या उस पर हावी हो जाएगी या मिलके काम करेगी? उसका सारा आंसर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। युद्ध हो गया, युद्ध में इमरजेंसी लग जाती है ना? तो आपके मौलिक अधिकारों में लिमिटेशन आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, अब हमारे यहाँ तो मिसाइल नहीं गिर रही थी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में तो ब्लैकआउट हो रहा था, लाइटें बंद हो जाती और लोगों को कह देते थे कि ड्रोन घूम रहे, अंदर हो जाओ। लेकिन नहीं, रजत सर को आया, नहीं मेरा मौलिक अधिकार है, मैं तो घूमूंगा, नहीं मेरे को गोली भी मार सकते हैं, अधिकार है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, लिमिटेशन आ गई। सारी चीज कहाँ दी हुई है? संविधान में लिखी हुई है। और ये इमरजेंसी के प्रोविजन हमने लिए जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी को पता है अपने नागरिकों को कैसे कंट्रोल किया जाता है हिटलर के दौरान, है ना? लिख लिया ये? कोई डाउट इसमें? ये लिख लिया एग्जीक्यूटिव, परमानेंट और अलिखित संविधान मतलब अनरिटन वाला संविधान आपका।
संविधान जिसमें कानून या नियम किसी भी रूप में लिखे नहीं जाते, किसी पुस्तक में शामिल नहीं किए जाते, बल्कि संविधान की वैधता के लिए दस्तावेज किए जाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं। मतलब किसी भी चीज को आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं रखते हो, कोडिफाइड फॉर्म में नहीं रखते हो, पार देते हो, लेकिन उसका कोई लिखित एविडेंस नहीं रखते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? अलिखित संविधान। ना कोई बुक में पाया जाता है, ना किसी वेबसाइट में पाया जाता है। ठीक है। मैग्ना कार्टा, जिसे संविधान का सबसे पुराना अलिखित रूप माना जाता है, इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित कुलीनों के अधिकार एक चार्टर था। बेटा मैग्ना कार्टा का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ अ रफ डॉक्यूमेंट व्हिच इज साइंड बाय अ किंग। मतलब राजा का एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस रखता है किसी लॉ से रिलेटेड। जैसे कुलीनों के अधिकारों का एक चार्टर था। कुलीन मतलब क्या होता है? मतलब लिख सकते हैं जो सिर्फ राजा के पास मिलेगा, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है। चार्टर, चार्टर जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था साइन करके, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी मैग्ना कार्टा। लेकिन उनके संविधान में लिखा हुआ था ऐसा? भाई उनका तो हर बार डॉक्यूमेंट चेंज होता था, 20 साल बाद मोनोपोली भी तो चेंज होती थी उनकी। ये 15 जून 1215 को लागू हुआ। चार्टर में ताज के किसी भी हस्तक्षेप से कुलीन वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा की शपथ दी गई। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये समझो मैग्ना कार्टा इंपॉर्टेंट था आपका। मैग्ना कार्टा कैसे वर्क कर रहा है? मैं राजा हूँ इंग्लैंड का, सुबह मुझे आया एक लॉ समझ में, मैंने बना दिया, दोपहर में उसको फाड़ दिया, एक और नया लॉ बना दिया। दोपहर का शाम को आया तो मुझे वो भी पसंद नहीं आया, मैंने एक और मैग्ना कार्टा बना दिया। क्या ये डॉक्यूमेंट हो रहा है? पहला दूसरा नहीं। संविधान में हर चीज डॉक्यूमेंट, जीरो से लेकर पूरा, मतलब पूरी टाइमलाइन है ना? टाइमलाइन है हमारी, पूरी टाइमलाइन है। ठीक है। मैग्ना कार्टा अतः बाद में यूनाइटेड किंगडम के अलिखित संविधान में विकसित हुआ। तो मैग्ना कार्टा को ही ब्रिटेन का संविधान कहा गया है, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? लिखित क्या संविधान होगा? जो किसी पुस्तक के रूप में उपलब्ध हो, जिन्हें बाद के चरणों में संदर्भित किया जा सके, लिखित संविधान किया जाता है। रेफरेंस लेते हैं, पढ़ाई करते हो, 3 बुक सामने रखते हो, इसमें से ये अच्छा लग रहा है, डायरी में लिख लिया, इसमें से ये अच्छा लग रहा है, डायरी में लिख लिया। मैंने अपनी डायरी एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट में बना लिया, मैं वो डायरी लेके पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट्स या तीनों बुक की वो इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने हमेशा के लिए सेव करके रख लिया है। और यदि मैं उसको फोटोकॉपी करा के रख लूं और बिल्कुल स्पाइरल लाइनिंग करा लूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? सभी चीज का विवरण होगा उसमें। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 से लेके, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी, है ना। सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। याद रखना, यूएस जो है सबसे पहला तो ओल्डेस्ट लोकतंत्र माना गया, ये डेमोक्रेसी, प्लस इसका ओल्डेस्ट संविधान भी है। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के मामले में भारत की तुलना या भारत का कंपैरिजन हमेशा यूएसए से, अमेरिका से किया जाता है। ठीक है। इसका मसौदा 17 सितंबर 1787 को तैयार किया गया था। 21 जून 1788 को इसकी पुष्टि की गई। 1789 को लागू हुआ था। जेम्स मेडिसन ने दस्तावेज लिखा था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये नाम याद रख लेना, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन इज द फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडल तैयार किया, इन्होंने अमेरिका के संस्थापकों में से एक रूप का भी माना जाता है। ठीक है। इस पे मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है बेटा,
रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस ये आता ही है क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। ऐसे क्वेश्चन आए जैसे अगर मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, परिभाषा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ये सब बुक में है, ठीक है। लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है, तो उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ना, बार बार कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या लिखी है, असंरचित संस्करण को समय के साथ विकसित होता है। अभी मैंने बेसिक बताया था, रजत सर को सुबह एक लॉ लिख दिया, शाम को या दोपहर को समझ में आया वो लिख दिया और फाड़ दिया, तो कोई कोडिफाइड फॉर्म नहीं है। मैं रोज एक नया डॉक्यूमेंट, रोज एक नया लॉ बना रहा हूँ, इसलिए उसको क्या कहा गया, जो समय के साथ डेवलप होता है या विकसित होता है, वो कौन सा होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, इट चेंजेस विद टाइम। अगर मैं लिखित में आता हूं, वो संहिताबद्ध होता है। संहिताबद्ध मतलब कोडिफाइड, है ना। संहिता क्या होता है, डॉक्यूमेंट, है ना, ये भी डेवलप होता है। सुसंगत संविधान जो संदर्भ के लिए संग्रहित होता है, संग्रहित मतलब कलेक्टिव फॉर्मेट में मिलता है, ये वर्ड याद रखना, कलेक्टिव फॉर्मेट मतलब बुक के फॉर्म में। डिफरेंस समझ में आया, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है, वो कोई कॉपी नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट डेवलप हो रहा है कलेक्टिव फॉर्मेट, एक बुक के फॉर्मेट पे, जिसका ब्यौरा मेरे पास हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। अब विकास प्रक्रिया पे आओ, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, समय के साथ कानूनों और दिशा निर्देशों का नया सेट जोड़ा जाता है। अनरिटन में हर चीज रोज क्या हो रही है, चेंज हो रही है समय के साथ, समय के साथ आपके कानून भी चेंज हो रहे हैं। दिशा निर्देश इज बेसिकली योर गाइडलाइंस, वो भी चेंज हो रहे हैं, तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेंचमार्क है। दूसरा, रिटन में आओ, विश्लेषण और चर्चा द्वारा तैयार समय समय पर संशोधन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज यदि मैं लिख रहा हूं, तो मैं सोच समझ के लिख रहा हूं, क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए उसको सेव कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा, विश्लेषण होगा। विश्लेषण मतलब क्या होता है, विश्लेषण, एनालिसिस, चर्चा, डिबेट, भाई जिसपे चर्चा हो रही है, जिसपे डिबेट हो रही है, और यदि मैं उसमें वोटिंग भी करा रहा हूँ, तो मतलब मैं मेन मुद्दे को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, संविधान का हर एक पॉइंट, संविधान की हर एक लाइन बहुत सोच समझ के, डिबेट करके, वोट करके संविधान की बुक में इंसर्ट या डाली गई है, ठीक है। समय समय पर संशोधन, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, समय के साथ इसमें परिवर्तन। लेकिन क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा लचीला, होगा, लेकिन कठोर भी होगा साथ में। कठोर या लचीला हो सकता है, बदलाव की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होती है। पूर्व निर्धारित मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और कुछ स्टेट के भी वोट मायने रखते हैं यदि आपको संविधान संशोधन करना है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इजी इन अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आसान संविधान संशोधन आसान किसमें, अनरिटन में, रिटन में नहीं है आसान, ठीक है। संसद की भूमिका, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद सर्वोच्च होगी किसमें, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान सर्वोच्च होगा किसमें, लिखित में। संसद संविधान के तहत काम करती है, मतलब जो पार्लियामेंट है वो किसके अंडर काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन
तो हमें पता ही है। न्यायपालिका की शक्ति, लेकिन संविधान में किसी राजा महाराजा की चलती होगी, ये मुझे पता है, इसलिए कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो सेव नहीं हो पा रहा। तो न्यायपालिका बिल्कुल लेस पावरफुल होगी, सीमित पावर होगी उसके पास, संसद की शक्तियों को चुनौती। तो क्या मैं कह सकता हूं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर मोनार्की में रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। लेकिन यदि मैं आज की कंडीशन की बात करूं, आज की कंडीशन में तो पार्लियामेंट भी है, राजा महाराजा भी नहीं है, वन, लेकिन डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आज की स्थिति चेंज हो रही है, आज की स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे का तैसा है, लेकिन डिक्टेटरशिप भी आ जाती है बहुत सारी कंट्रीज में। लेकिन लिखित संविधान में जो आपका न्यायपालिका होगी वो पावरफुल होगी, जुडिशरी पावरफुल होगी आपके रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। अगर आपके या किसी भी देश में जुडिशरी अगर पावरफुल है, मतलब आपका आपके देश का संविधान पावरफुल, क्योंकि संविधान ही वो पावर जुडिशरी को दे रहा है कि भाई तू मेरे को बचा के रख, तू सेव कर मुझे, क्योंकि पार्लियामेंट या कोई भी सरकार हो सकता है ये मंशा हो जो संविधान में ऐसा चेंज करे जिससे वो ज्यादा पावरफुल हो जाए। हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, रशिया में हुआ है, चाइना में हुआ है, ठीक है, एक्सटेंशन देते जाते हैं। लकीली भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, 70 में होने वाला था वो भी नहीं हो पाया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अभी हमने देखा था मैग्ना कार्टा को प्रारंभिक रूप माना जाता है किसका? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है, हमने पढ़ा है। तो अमेरिका ओल्डेस्ट लोकतंत्र है, पुराना लोकतंत्र है और पुराना संविधान अमेरिका का है, ठीक है। राजनीतिक प्रणाली मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, ये देखो आगे ना, राजशाही या निरंकुशता में बेहतर काम करता है। मोनार्की, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोक्रेटिक, देख लेना। अनरिटन यहीं पे अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है अगले दिन राजा चेंज हो जाए, राजा बदल जाए कि नहीं भाई मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो दूसरा लॉ बना रहा हूँ, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो तब राजा की नहीं चलती, ठीक है। किधर आ जाओ, लिखित में लोकतंत्र में सबसे अच्छा, भाई लोकतंत्र ही काम इसलिए कर रहा है क्योंकि कहा क्यों लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान। समझ में आया? डाउट कोई इसमें? देख लो एक बार अच्छे से। भाई मैं लक्ष्मीकांत से भी रिवीजन करवा दूंगा, इतनी टेंशन मत लेना, लक्ष्मीकांत भी कवर करवा दूंगा, ये कर लो, लक्ष्मीकांत भी करवा दूंगा। आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, विश्व के अनेक संविधानों का प्रभाव, मतलब वो विश्व के देश जिनसे भारतीय संविधान मिलके बना है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख संविधानों का विश्लेषण किया एवं उनकी प्रमुख विशेषताएं को भारतीय संविधान में शामिल किया। अब कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी वो देखते हैं हम। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनके अच्छे प्रावधान जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे उन्हें लिया गया। और सबसे पहला तो हमने पढ़ा ही था, क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है भैया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐसी हमने कौन सी मेजर, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज दी थी? सबसे पहली फेडरलिज्म, मतलब संघीय ढांचा। सबसे पहली तो चीज हमने ली उससे क्या? फेडरलिज्म, ठीक है।
द्विसदीय व्यवस्था मतलब 2 हाउसेस है ना, 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, 2 हाउसेस स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इसको, लोकसभा राज्यसभा, लेजिस्लेचर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तीसरा गवर्नर पोस्ट, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय मतलब स्टेट कह सकता हूं मैं, स्टेट की ऑटोनॉमी है, बिल्कुल है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, मैं अपने खुद के भी लॉ बना सकता हूँ जो मेरे सब्जेक्ट हैं, मैं वहां की बाउंड्री भी तय कर सकता हूँ, मैं वहां पे टैक्स भी लगा सकता हूँ, इतनी तो स्वायत्ता है। स्टेट अपने टोल टैक्स ले सकती है, सेंटर तो लगाती है, स्टेट भी अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, ठीक है। आपातकालीन आपातकालीन मतलब इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग यूपीएससी आया, ठीक है। समवर्ती सूची ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट में क्या होता है, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। इमरजेंसी इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, डिटेल्स, अभी डिटेल्स की बात नहीं हो रही है, अभी सुपरफिशियल बात हो रही है। मेजर, अब ब्रिटेन ने भी तो लिया होगा ना किसी से, ऐसा थोड़ी है ब्रिटेन ने खुद का बनाया है, भाई सब लोग कॉपी कट करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे की अच्छी बुरी बातें लेता है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, इसमें ये बताया है बेटा कि भारतीय संविधान 1935 से हमने बहुत सारा लिया है ना, लेकिन मेजरली जो क्लॉज वाइज होते हैं ना, क्लॉज समझते हो, पॉइंट वाइज, वो चीजें हमने अलग देशों से ली है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्राइबल पीपल। इसके लिए विशेष प्रावधान मतलब अभी मैंने पिछली क्लास में कहा था, इनर लाइन परमिट की बात करी थी भाई, विदाउट परमिशन विदाउट डॉक्यूमेंट इन एरियाज में आप नहीं घुस सकते, क्योंकि वहां की जनजातियों का कल्चर, उनकी सुरक्षा, पेड़ पौधे की सुरक्षा के लिए, मतलब वहां की सुरक्षा के लिए। उद्देश्य संकल्प तो प्रस्तावना होता है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे आ जाओ। अभी तो ये अब देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मैं बात कर रहा हूँ मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा में क्या क्या चीज मुझे अच्छी लगी, पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये तो सबको ही पता है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोग, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। मंत्रिमंडल व्यवस्था मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट, दोनों चीजें ली हमने। मंत्रिपरिषद वही लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा जो है बेटा, लोकसभा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस सबकी इंफॉर्मेशन किसको होनी चाहिए, पार्लियामेंट। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि के समक्ष क्षमता मतलब विधि, सबके लिए कानून बराबर। क्या मैं ये कह सकता हूं सिर्फ रूल ऑफ लॉ चलेगा प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कह सकता हूं, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होगा ना।
विधायी प्रक्रिया मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यदि मैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस समझूं, लोकसभा और राज्यसभा की अपनी कमिटीज होती हैं। अभी हम कमिटीज नहीं पढ़ रहे हैं, मेजर कमिटीज होती है, माइनर कमिटीज होती है, वहां पे राजनेता उसमें भी बैठते हैं, है ना, उसमें डिस्कशन होता है, फिर वो लॉ पास करने के लिए भेजा जाता है। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि भैया हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कह सकते हैं एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, वो काफी ढीले होते हैं, आराम से बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है। पार्लियामेंट की बॉडी होगी, लॉ कमीशन की अलग बॉडी होगी, सुप्रीम कोर्ट की अलग बॉडी होगी, इसलिए लॉ बनने में ना इतना टाइम लग जाता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और पॉपुलेशन भी तो कितनी बड़ी है, लोगों से भी तो पूछा जाता है। अगला, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। रिट जारी करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता होगा तुम लोगों को। क्या होता है रिट? रिट क्या होता है? पीछे वाले बताएंगे। ये तो पता होना चाहिए, रिट क्या होता है। कौन बता रहा है? तुम दोनों मत बताओ, बाकी पीछे। हाँ बेटा, वो मुझे पता है। नहीं नहीं, सिंपल रिट होता क्या है? रिट क्या होता है? हैबेस कॉर्पस मैंडेबस टेरिटरी, ये तो मुझे पता है, ये तो टाइप्स ऑफ रिट्स है। रिट क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन, ये तो पता होना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ बेटा, रिट अपील करना, याचिका करना, ठीक है, खुद के द्वारा ऑर्डर दिया गया, ठीक है। और अरे तेज आवाज, तेज, ठीक है। और कोई? रिट, सोचो थोड़ा, रिट जारी करना, रिट कौन जारी करता है? वेरी गुड, ठीक है। रिट, याद रखना, स्पेशल डायरेक्शन, या इसको लॉ भी कह सकते हैं, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। स्पेशल लॉ, स्पेशल डायरेक्शन, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं इग्नोर किया जा सकता? क्योंकि ये जो रिट है, जैसे मैडम ने बताया, हैबेस कॉर्पस मैंडेबस टेरिटरी वगैरह है, वो आगे पढ़ेंगे, इसका सीधा सीधा रिलेशन रहता है आपके अधिकारों का संरक्षण, विच इज योर मौलिक अधिकार। सरकार को फटकार मिलती है कि इस रिट पे आपने काम क्यों नहीं किया, बाकी सारे लॉ भी भाड़ में जाए। रिट जुरिडिक्शन मतलब रिट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गवर्नमेंट को कह रही है, दे रही है, उसके सरकारों को तो सबसे पहले काम करना चाहिए। ये सुविधा भारतीय संविधान ने हमें आर्टिकल 32 के तहत दी गई है, which is right to constitutional remedies। भाई सारे केस अलग हो जाए, तुमने उस इंसान का ये वाला मौलिक अधिकार उससे कैसे छीना, ये पावर होती है रिट, और ये पावर हमें प्रदान की गई है, क्योंकि रिट जूरिडिक्शन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यदि हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए गए। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ करता तो हम लास्ट में किसके पास जाएंगे? लेकिन हाई कोर्ट की जाओगे, आपका रिट जूरिडिक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो रिट कह सकते हैं एक टाइप की सरकार पे मजबूरी है, लिमिटेशन है, बिल्कुल है भाई। रिट जूरिडिक्शन, भाई तुमने इस आदिवासी का बेसिक राइट या मौलिक अधिकार कैसे छीना?
उसका घर कैसे तोड़ा, बहुत सारी चीज होती है। कभी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखना, वहां पे जुडिशरी को पावर भी दी गई है और जुडिशरी संविधान को बहुत अच्छे से समझती है, जितना राजनीतिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझती, एक अफसर भी नहीं समझता संविधान को, याद रखना भाई। कोर्ट में जज वज के सामने कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर कुछ नहीं होता।